स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम फिर से करेंगे एक और एपिसोड क्लासिक्स टू वॉच गैटाका सेकंड एपिसोड। गैटाका मूवी आई थी 1997 में। ये एक हॉलीवुड मूवी है, साइंस फिक्शन मूवी है, जिसके लेखक और निर्माता हैं एंड्रयू निकोल, और ये इनकी पहली मूवी थी। और इसमें मेन मुख्य किरदार निभाते हैं ईथन हॉक, उमा थर्मन, जूड लॉ, लॉरेन डीन और बाकी सब कलाकार। तो अब ये सवाल आता है क्लासिक्स टू वॉच में, हम शुरू करते हैं क्यों आपको इस मूवी को देखना चाहिए। तो मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो ये है वो है आपकी तकदीर और मेहनत के बारे में। तो तकदीर से आदमी इंसान क्या लेकर आता है, आप पैदा कैसे हुए हैं, आपकी बॉडी कैसी होगी, आपकी हाइट, आपकी फैमिली वगैरह, क्या आपके पास कितने पैसे होंगे शुरुआत में आपकी ज़िंदगी के, ये सब आता है आपकी तकदीर से। और जैसे आप जानते हैं फिर आती है मेहनत कि वो इंसान इन चीज़ों का फ़ायदा वो कैसे उठाएगा और क्या वो इससे अपने जो भी उसका गोल्स है वो उसको पा सकेगा। नेक्स्ट थिंग मैं ये बोलूँगा कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है ईथन हॉक का, जो कि मुख्य किरदार निभाते हैं। विंसेंट करके मुख्य किरदार का नाम है, विंसेंट फ्रीमैन। और जूड लॉ की बेहतरीन परफॉर्मेंस है, जो कि किरदार निभाते हैं जेरोम यूजीन मोरो का। तो इन दोनों की एक्टिंग, स्पेशली जूड लॉ की एक्टिंग मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ईथन हॉक भी धमाकेदार परफॉर्मेंस इस रोल में देते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है कि इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं मूवी में कि क्या ऐसा इंसान जो हार्डवर्क तो बहुत करना चाहता है, लेकिन उसके पास वो साधन नहीं है, या उसकी वैसी बॉडी नहीं है, या उसके पास पैसा नहीं है, या और किसी वजह से मतलब तकदीर के हिसाब से वो ज़ीरो है, वो आगे बढ़ नहीं सकता, लेकिन सिर्फ क्या मेहनत के बल पर इंसान आगे बढ़ सकता है। और ऐसा इंसान जिसके पास तकदीर की तरफ से सब कुछ है, उसके पास बॉडी अच्छी है, उसको पैसा भी बहुत है, सब कुछ है, क्या उसके साथ क्या वो हमेशा ही जीतेगा? क्या कुछ दुर्भाग्य उसके साथ हो सकता है कि वो लाइफ में पीछे रह जाए? क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है? इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो अब आप बोलेंगे साई-फाई साइंस फिक्शन अगर ये मूवी है तो अभी तक इसमें साइंस फिक्शन वाली क्या बात है? तो थोड़ी सी मूवी की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। तो गैटाका एक फ्यूचर डेट में सेट है, जो कि जो निर्माता है उन्होंने बताया नहीं है मूवी में कि किस टाइम और किस एरा की ये मूवी है करके। तो ये किसी को क्लियर अभी भी नहीं बताया गया है उनके द्वारा। तो ये एक ऐसा फ्यूचर है, साई-फाई फ्यूचर है, जहाँ पर लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आप उनमें क्या-क्या बॉडी स्ट्रक्चर उनका और उनमें एथलेटिक जो एबिलिटी होती है और इंसान की सेहत वगैरह और उनका इवन उनका जो लाइफ स्पैन है, जो उनकी जीवन रेखा है, उसको भी बढ़ाने के लिए साइंटिस्टों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को काफ़ी एडवांस कर दिया है इस फ्यूचर में। तो यहाँ पर जो हमारे मुख्य किरदार है वो इस साइंटिफिक बदलाव के कुछ साल पहले वो पैदा होते हैं, और उनके एक छोटे भाई होते हैं जो इस साइंटिफिक बदलाव के बाद पैदा होते हैं। तो शुरू से ही दोनों में बहुत अंतर होता है। जो मुख्य किरदार है वो जेनेटिकली उतने गिफ्टेड नहीं होते, उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती, उनकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, और काफ़ी सारे उनको प्रॉब्लम होते हैं। वहीं पर उनके भाई हो गए या ऐसे जितने भी लोग जो उस दौर में फिर वो पैदा होने लगते हैं, तो सभी माँ बाप जो होते हैं, जो भी उसको अफोर्ड कर सकता है वो जाते हैं, और स्पेशली अपने बच्चों में जो जो उनको उनके हैसियत के हिसाब से वो उन बच्चों में जेनेटिकली जो भी वो टैलेंट डाल सकते हैं या लंबी जीवन रेखा साइंटिस्ट दे सकते हैं उनको, वो सब कुछ वो अपने बच्चों को देते हैं। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। तो जो मुख्य किरदार है विंसेंट, वो नासा के द्वारा अभी उस फ्यूचर में गैटाका करके कंपनी होती है, जो नासा के बजाय वो कंपनी यूएस के स्पेस मिशन वगैरह वो कंपनी चला रही होती है मूवी में। तो विंसेंट जो कि मुख्य किरदार हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं गैटाका को, और वो जाना चाहते हैं स्पेस में। लेकिन आप समझ ही गए होंगे, स्पेस में जाने के लिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहीं पर मूवी की जो कठिनता है वो शुरू होती है कि विंसेंट को स्पेस में जाना है, लेकिन उनके पास वो फिट बॉडी नहीं है, और वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि जो भी इंसान जेनेटिकली जिसे भी इन्हेंस नहीं किया गया है वो स्पेस एस्ट्रोनॉट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता करके उन्होंने सीधे सीधे रूल ही बना दिया होता है। मतलब उस इंसान का, उस व्यक्ति का टेस्ट भी नहीं होगा जो कि नेचुरली पैदा हुआ है। तो अब इसमें वो एक नॉर्मल सी जॉब पहले पकड़ लेते हैं, और वहाँ पर कोई उनको एडवाइस करता है कि जो जूड लॉ का कैरेक्टर है जेरोम करके, आप उनसे मिलिए। तो जब वो जेरोम से मिलते हैं, उन्हें पता चलता है कि जेरोम एक गोल्ड मेडलिस्ट होते थे स्विमिंग के, और वो भी जेनेटिक्स प्रोग्राम का हिस्सा थे, और उनकी बॉडी को बहुत ही सुप्रीम तरीके से मॉडिफाई किया था, और उनमें काफ़ी सारी सुपर एबिलिटीज़ होती हैं। तो अब आप बोलेंगे ठीक है, जो आप समझ गए होंगे, विंसेंट तो नॉर्मल आदमी है, जेरोम बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही जेनेटिकली गिफ्टेड बंदा है। तो अब इन दोनों का संबंध क्या है? तो संबंध ये होता है कि जेरोम के एक एक्सीडेंट में दुर्भाग्यवश उनके दोनों पैर टूट जाते हैं, जो कि फिर वो बन नहीं सकते, इतनी बुरी तरीके से उनके पैर टूट जाते हैं। तो जेरोम ये कहते हैं कि पैसे के बदले वो उन्हें अपने डीएनए के सैंपल, जो कि बाल होते हैं, यूरिन हो गया, या आपके स्किन के सेल हो गए, या अन्य बॉडी के हेयर हो गए, इस तरह के सलाइवा वगैरह के डीएनए सैंपल देंगे, और इसकी मदद से जो मुख्य किरदार है वो स्पेस एजेंसी में उनके नाम से वो अप्लाई कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी वो ले सकते हैं, और वो जहाँ भी जाएंगे तो वो उस सैंपल को चिपका सकते हैं, और वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन से बच सकते हैं। तो अब यहाँ से कहानी में आता है मोड़, और अब कहानी होती है कि क्या विंसेंट, जो वहाँ की स्पेस एजेंसी है और जो भी वहाँ का प्रशासन है, क्या वो उसे
बेवकूफ़ बनाकर या उसे ओवरटेक कर कर जेरोम की मदद से क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे, क्या वो पकड़े जाएंगे या उनके साथ क्या होगा, ये सारी कहानी है। अब आज की मूवीज़ में हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे चीज़ें जो आप नहीं देखेंगे। तो इस मूवी को क्लासिक में क्यों मैं डाल रहा हूँ, तो एक चीज़ आप इस मूवी के बारे में देखेंगे कि इसकी फ़ील जो है बहुत ही टाइमलेस है। आपको समझ नहीं आएगा कि ये बहुत फ्यूचर में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है। जिस तरह के कॉस्ट्यूम और जिस तरह का सेटअप और जिस तरह का बिल्डिंग्स वगैरह मूवी में और जो भी टेक्नोलॉजी बताई गई है, तो बहुत ही कम बताई गई है। तो अब साई-फाई मूवीज़ में अक्सर ये होता है कि जो भी साई-फाई बनाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहते हैं कि देखिए मैंने कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है, मैंने कितना फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स बनाई हैं, कार्स बनाई हैं, स्पेसशिप वगैरह बनाई है और किस तरह के मैंने वेपन्स बनाए। इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग साई-फाई मूवी है। तो ये इस मूवी की एक यूनिकनेस है, बिना ज़्यादा साई-फाई बताए, बिना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बताए, फिर भी ये टेक्नोलॉजी के ही बारे में ये मूवी है कि क्या इंसान के डीएनए को जो टेक्नोलॉजी बदल सकती है, उसे बगैर ज़्यादा बताए, सिर्फ एक्सप्लेनेशन द्वारा और बातचीत द्वारा और थोड़े बहुत सीन्स में उन्होंने बताया भी है। बस सिर्फ उन कुछ सीन्स के बल पर इतनी इंटरेस्टिंग कहानी बनाई है, जो कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट चीज़ आती है मेन कैरेक्टर की जो वीकनेसेस है। खुलकर मेन कैरेक्टर को वीक ही बताया गया है, मतलब उनकी बॉडी के द्वारा। मतलब ये सारी मूवी ही इसी पर बेस्ड है कि इनकी बॉडी जो कि लोग इन्हेंस्ड है उनसे वीक है, क्योंकि ये नेचुरली बॉर्न है, इनके ऊपर कोई डीएनए चेंजेस या जेनेटिक म्यूटेशन इनके ऊपर नहीं अप्लाई किया गया है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अक्सर आप देखेंगे आजकल के साई-फाई में और ज़्यादा जो हम कॉमनली देखते हैं, मेन कैरेक्टर जो होता है वो यूजुअली जो आम बंदा होता है मूवी में, उससे वो स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी शक्ति होती है या उसे साइंटिफिकली उसको कुछ ऐसा उसके साथ किया जाता है, मॉडिफिकेशन उसके डीएनए के साथ कुछ किया जाता है या उसका कोई म्यूटेशन होता है या उसमें कोई ऐसी शक्ति उसमें लाई जाती है कि यूजुअली मेन कैरेक्टर पावरफुल होता है। आप गौर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मूवीज़ में आपने देखा होगा, साई-फाई मूवीज़ में स्पेशली जो आम लोग होते हैं उनसे पावरफुल मेन कैरेक्टर होता है। लेकिन इस मूवी की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेन कैरेक्टर यहाँ पर उल्टा है और मेन कैरेक्टर वीक है और अन्य लोग बहुत उससे स्ट्रांग होते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा इस पॉइंट पर आप मूवी देख कर आ जाएँ, और अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अब हम स्पॉइलर में जाएँगे। चलिए अब स्पॉयलर्स की बात करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, अगर आपने देखी है, और अगर नहीं देखी है तो थोड़ा हम इसकी स्टोरी पर आ जाते हैं। तो होता ऐसे है कि जेरोम, जैसे मैंने बताया, वो जेरोम से मिलते हैं और जेरोम से पैसे देकर वो जेरोम के आईडी और उनके जेनेटिक सैंपल्स लेते हैं। अब इस मूवी में एक ख़ास बात ये है कि जहाँ पर भी आप लॉगिन करते हैं, जहाँ भी आप कोई इंपॉर्टेंट जगह जाते हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना बाल या कुछ फिंगरप्रिंट या कुछ डीएनए सैंपल देना पड़ता है और जो भी जेनेटिकली इन्हेंस्ड होते हैं उन्हीं को वहाँ पर जाने दिया जाता है। और इस मूवी में एक पूरा समाज में बदलाव आ जाता है कि जो भी जेनेटिकली इन्हेंस्ड होते हैं उन्हीं को अच्छी पोजीशंस दी जाती हैं, उन्हीं को ऑफिसेस में, बिजनेस में, हर चीज़ में उन्हीं को एडवांटेज दिया जाता है, उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाता है। और जो कि नेचुरल बॉर्न होते हैं उनको डिफरेंशिएट किया जाता है उनके साथ। प्रशासन का, पब्लिक का और जो भी कॉरपोरेट है उनका बिहेवियर उनकी तरफ अच्छा नहीं होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है यूजेनिक्स का। जैसे कि भेदभाव का कॉन्सेप्ट आप सभी समझ गए होंगे, भेदभाव बेसिकली इसको बोलते हैं। तो ये एक तरह का जो भेदभाव दिखाया गया है कि जेनेटिकली सुपीरियर लोग, ये बताया गया है। यूजुअली लोग कहने में ऐसे कहते हैं कि भेदभाव के समय कि हम सुपीरियर हैं ऐसे, लेकिन ये मूवी इस चीज़ को वास्तवता में लाती है कि मतलब अगर कोई सच में जेनेटिकली आपसे सुपीरियर है, वो फिट है, वो हर तरह से उसकी हाइट ज़्यादा है, उसकी बॉडी अच्छी है, तो क्या उसे ऐसे लोगों को, मतलब अगर वो हैं भी, तो क्या उनको ऐसे अधिकार होना चाहिए कि वो आपको मिसट्रीट करें या किसी और को मिसट्रीट करेंगे? आप उनकी जगह पर हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, आप उनसे सुपीरियर हैं, तो क्या आपको अपने से नीचे वालों से आपका बर्ताव खराब होना चाहिए? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। तो यही भेदभाव आप किसी को नहीं करना चाहिए, ये इस मूवी में दर्शाया गया है। नेक्स्ट चीज़ जो बताई गई है, अब वापस मूवी की स्टोरी की तरफ आते हैं। तो हर बार काफ़ी मूवी में ऐसे सस्पेंस है, कई बार आपको लगेगा कि ये अब पकड़े जाते हैं, पकड़े जाएंगे, जहाँ पर भी इनको लॉगिन देना होगा या मेडिकल टेस्ट देना होगा। मूवी में एक बहुत ही अच्छा सीन है जहाँ पर उनका एक फिटनेस टेस्ट होता है और उनको भगाया जाता है ट्रेडमिल पर, और जो भी जेनेटिकली एडवांस लोग होते हैं उनको मुख्य किरदार बीट कर दिखाते हैं उस सीन में। बहुत ही ऑसम सीन है। आपको ऐसे लगेगा, आपने मूवी देख ली है, अगर नहीं भी देखी तो मैं बताता हूँ, आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये अब कभी भी ये पकड़े जा सकते हैं, एनी टाइम ये फिसल जाएंगे या इनके साथ कुछ हो जाएगा, बट काफ़ी अच्छा है जाता है। और शुरुआत में जो जेरोम का किरदार है वो सिर्फ पैसे के लिए इनकी मदद करना चाहता है, उनकी इनसे कोई दोस्ती नहीं होती, बल्कि उनको एक किस्म का ईगो होता है कि मतलब ये एक किस्म का तुच्छ इंसान है, ये मेरा डीएनए यूज़ करेगा और मेरा फ़ायदा उठाएगा, है मेरे कितने बुरे दिन आ गए हैं करके उनका माइंडसेट होता है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, इन दोनों किरदारों की जो दोस्ती बताई गई है, और अंत में ऐसे होता है कि वो उनकी बहुत पक्की दोस्ती हो जाती है इस बात पर, और उनका भी सपना बन जाता है कि विंसेंट जो है, जेरोम का सपना बन जाता है कि विंसेंट उनकी आईडी के थ्रू उनका नाम लेकर वो ज़रूर वो स्पेस में जाएँ और झंडे गाड़ें करके, उनका ऐसे हो जाता है, दिल बिल्कुल उनका परिवर्तन हो जाता है। और नेक्स्ट चीज़ पर बोलेंगे, हाँ, तो इस मूवी में जब उनको स्पेस प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाता है, इसी दौरान जो स्पेस प्रोग्राम के जो मेन हेड होते हैं उनका किसी ने कोई मर्डर कर देता है। तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और पुलिस को ये पता चलता है सैंपल से, कुछ डीएनए सैंपल से, कि ये जो मर्डर जिसने किया है वो कोई ऐसा बंदा है जो नेचुरली बॉर्न है करके। और मर्डर जिन परिस्थितियों में होता है तो एजेंसी में ही किसी ने ऐसा किया है, लेकिन जैसे कि आपको याद होगा, मैंने बताया एजेंसी में कोई नेचुरल बॉर्न पर्सन एंटर नहीं हो सकता। मतलब
अब उनको शक आ जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कि ये कोई नेचुरल बॉर्न पर्सन धोखा दे रहा है, तो उसकी काफ़ी फुल स्केल पर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और ये प्रचार किया जाता है कि अगर कोई नेचुरल बॉर्न है तो उनको ढूंढना चाहिए और वो अपनी आइडेंटिटी वो लोगों को बताएं करके, अगर आप नेचुरल बॉर्न है तो आपको अपनी आईडी बतानी पड़ेगी करके उनकी चेकिंग काफ़ी शुरू हो जाती है। अब अंत में जैसे लास्ट में वो स्पेस प्रोग्राम में जाने से पहले उनको काफ़ी सारे सैंपल जेरोम देते हैं। मूवी के दौरान काफ़ी उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं मुख्य किरदार के विंसेंट के। लास्ट में एक सरप्राइज टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, और उस समय इनके पास कोई सैंपल नहीं होता और ये अपना दे देते हैं यूरिन। लेकिन जो वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं जो टेस्ट लेते हैं वो इस पूरे मामले को समझ जाते हैं और वो इन्हें पास कर देते हैं। जी हाँ, इनकी जीत होती है। आखिरी में ये स्पेस में जाते हैं और एक एनवेलप इनको जेरोम देते हैं कि तुम जब स्पेस में जाओगे तो तभी इसको खोलकर इसको बाहर निकाल देना बोल के। तो जब वो पहुंचते हैं तो उनको जेरोम की चिट्ठी मिलती है कि उसमें जेरोम के बाल होते हैं। वो कहते हैं कि इन बालों को जो भी स्पेस का जो भी वेस्टेज है, मतलब स्पेसशिप का जो भी वेस्टेज होता है उसके द्वारा आप निकाल दीजिए और इसको स्पेस में छोड़ दीजिए, और मैं आपके थ्रू जो आपने अचीवमेंट की है उसके थ्रू मैं जीना चाहता हूँ करके वो सारी चिट्ठी होती है। बहुत ही बेहतरीन डायलॉग्स और सीन है इस मूवी में। और अब वापस आते हैं, ये लॉन्च होने से पहले पता चलता है कि मर्डर किया है कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने ही, जो कि एक नेचुरल बॉर्न पर्सन थे और इतने साल से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। तो लास्ट में वो कबूल करते हैं कि स्पेस प्रोग्राम फेल हो रहा था, इसलिए जो मेन स्पेस प्रोग्राम के हेड थे वो इसे बंद करने को बोलने वाले थे, लेकिन इनकी मेहनत बर्बाद हो जाती, इसीलिए उन्होंने मर्डर कर दिया करके वो लास्ट में कबूल कर लेते हैं जब उनको पुलिस को उनके खिलाफ सबूत मिल जाता है। इसी के बाद ये स्पेस लॉन्च होता है और ये सारा सीन होता है कि विंसेंट जो है स्पेस में फाइनली जाते हैं, वो चिट्ठी पढ़ते हैं और वो उनके जेरोम के बालों को वो स्पेस में छोड़ देते हैं। और इस दौरान हमें पता चलता है कि जेरोम जो है उन्होंने घर में जैसे वो क्रीमेशन होता है, उनके पास एक डिवाइस होती है, तो वो जाते हैं उस क्रीमेशन डिवाइस में वो अपने आप को क्रीमेट कर लेते हैं। और जब वो क्रीमेट कर रहे होते हैं तो ये सारा सीन होता है कि विंसेंट चिट्ठी पढ़ते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली इस सीन को मिलाया गया है। और लास्ट में जेरोम के ही वर्ड्स होते हैं कि मैं आपके द्वारा मैं स्पेस में जा रहा हूँ और मैं अमर होना चाहता हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म, अगर आपको टाइम मिले तब भी इसको देखिएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी आपकी पसंदीदा मूवी है जो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, जो आपको लगता है कि क्लासिक है लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।